Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. Student, this is the lecture number 45. We discuss line integral. लाइन इंटीग्रल क्या है? इस मॉड्यूल में अब हम तीन इंटीग्रल पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। वैसे तो तीनों इंटीग्रेशन हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन अब हम उसको एप्लीकेशन उसका करेंगे। उसके बेस पर तीन थ्योरम आएंगी, ग्रीन थ्योरम, गॉस की थ्योरम और स्टोक्स की थ्योरम। उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। स्टूडेंट, लाइन इंटीग्रेशन को अगर आप देखें, एनी इंटीग्रल विच इज एवोल्यूटेड अलोंग द कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। यानी जब भी हम किसी कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, किसी इंटीग्रेशन को अलोंग द कर्व चलेंगे, तो उसे हम लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कर्व है, कर्व मेरे पास y=fx है। अगर मैं इस कर्व के अलोंग चलूँ, तो इस कर्व के अलोंग मान लीजिए जो कर्व है वो x=a और x=b, इन दोनों बीच में है, x=b। तो ये मेरा a पॉइंट हो गया है और ये मेरा b पॉइंट हो गया है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हैं हम a और b के। तो जब इस पाथ पर चलेंगे, अलोंग दी कर्व चलेंगे, यानी ए बी के अलोंग चलेंगे, तो ये इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन कहलाता है। और इस पर चलने का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि हम इसके कुछ छोटे छोटे पार्टीशन बनाएं और उन पार्टीशंस का सम करें। तो जब हम इस पार्टीशंस का सम करेंगे, तो यही हमारा ए बी के अलोंग कर्व का इंटीग्रेशन कहलाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास आर टी है, आर टी इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और तीनों ही जो एक्स वाई जेड हैं वो किसी अनदर वेरिएबल टी के फंक्शन हैं। तो जब वो टी के फंक्शन होते हैं तो हम एक पोजीशन वेक्टर उसे कह रहे हैं, यानी टी के लिए वह एक पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। जो आर फंक्शन होता है, चूंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, तो हम उसको पीसवाइज ज्वाइन करेंगे ए बी को, यानी हमने उसके कुछ पार्ट बना लिए। कैसे? जैसे मैं छोटे छोटे पार्टीशन कर रहा हूँ, तो मैंने उसके छोटे छोटे पीसीज कर लिए हैं, और इन सभी पीसीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ए बी पूरा लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए जो फंक्शन है हमारा एक्स वाई जेड का, वो 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन में जो फंक्शन होगा वो f1i प्लस f2j प्लस f3k, यानी इस तरीके से हो जाएगा। जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसको हमने किसी कर्व के अलोंग लिया, और जो कर्व मेरा है वो कर्व मेरा ए बी हो गया है। यानी ए से लेकर बी तक के लिए अगर मैं इस पॉइंट से ए से लेकर बी तक के अलोंग कोई इंटीग्रेशन करूं, तो ये इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर हो जाता है। एफ मतलब f1i प्लस f2j प्लस f3k एंड डी आर इक्वल्स टू, क्योंकि जो मेरा वेक्टर है वो वेक्टर आर है, और आर होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर हम यहाँ से डी आर निकालेंगे तो डी आर हो जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमने एफ डॉट डी आर निकाला। एफ डॉट डी आर एफ मेरे पास f1i प्लस f2j प्लस f3k था। डॉट प्रोडक्ट करेंगे dxi प्लस dyj प्लस dzk के साथ, तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी, चूंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, और k डॉट k भी 1 होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल्स हैं वो 0 हो जाते हैं। और हमारी डेफिनेशन में डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, और cos थीटा की वैल्यू जब cos 0 होती है तो 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर दूसरे किसी एक्सिस के साथ ले तो वो 90 एंगल बनाता है, और 90 एंगल पे cos 90 0 हो जाता है, तो उनकी वैल्यू सभी की 0 होती है। यानी मुझे जो फंक्शन मिलेगा वो f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz मिलेगा। पर ये जो मेरे फंक्शन हैं f1 f2 f3, ये तीनों तो एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे। तो चूंकि ये एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे, तो अब जो मुझे ये इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, ये साइमल्टेनियसली चेंज आ रहा है, बट मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो अलोंग दी कर्व करना है। यानी मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को किसी एक वेरिएबल में रिड्यूस करूं, या तो पूरे इंटीग्रेशन को मैं x में रिड्यूस करूं, या तो पूरे इंटीग्रेशन को मैं y में रिड्यूस करूं, या तो पूरे इंटीग्रेशन को z में रिड्यूस करूं, या फिर मैं पूरे इंटीग्रेशन को किसी अनदर वेरिएबल
टी में यूज़ करूं, यानी मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं स्टूडेंट कि ये जो सी के अलोंग है f1 को मैं t का फंक्शन बना लूं और dx को कहूं dx अपॉन dt, प्लस f2 को भी मैं t का फंक्शन बना लूं और dy को कहूं dy अपॉन dt, प्लस f3 को मैं t का फंक्शन बना लूं और dz अपॉन dt। अब जो इंटीग्रेशन होगा ये t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी साथ में मेरे dt आ जाएगा। तो मुझे किसी ना किसी तरीके से इस पूरे सिस्टम को, जो पूरा इंटीग्रेशन आ रहा है, जो 3 वेरिएबल को कंटेन कर रहा है, मैं जब उसे कन्वर्ट करूंगा किसी एक सिंगल वेरिएबल में, तो वह इंटीग्रेशन जो होने वाला है वो अलोंग द कर्व होगा। यानी दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी, यानी यही लाइन इंटीग्रेशन है जो कर्व सी के अलोंग इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर हम टेंजेंट लाइन को इंटीग्रेट करें अलोंग द कर्व सी, यानी अगर मान लीजिए f मेरे पास कोई वेक्टर फंक्शन है, तब भी हम डेफिनेशन यही कहते हैं कि अलोंग द कर्व सी f डॉट डी आर हो जाएगा, यानी तब भी हमें f डॉट डी आर ही निकालना है। अगर हमारा कर्व सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन मतलब जो सर्किल के आकार में है, अगर सर्किल के आकार का मतलब हो गया कि ये जो पहले वाली डेफिनेशन है ये मैं ओपन कर्व के लिए ले रहा हूँ, ओपन कर्व, और ये जो दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है ये क्लोज कर्व के लिए लिखी है। क्लोज कर्व का क्या मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम लोकेशन पे, सेम पॉइंट पे आ जाते हैं, ऐसा कर्व क्लोज कर्व कहलाता है। तो जब भी कर्व क्लोज होगा तो हम इंटीग्रेशन को राउंड सर्किल से क्रॉस कर देते हैं, यानी हम कह देते हैं कि ये कर्व मेरा क्लोज कर्व है, तो इंटीग्रेशन क्लोज कर्व ही होता है जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो जाते हैं। स्टूडेंट एक और डेफिनेशन हम यहाँ समझ लेते हैं कि अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन बाय द फोर्स, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, अगर W हमारा वर्क डन है तो W इक्वल्स टू बी F डॉट डी आर होता है। यानी किसी भी कर्व के अलोंग क्लोज कर्व हो या ओपन कर्व हो, जो मेरे पास F डॉट डी आर आएगा मैं उसे W भी कह सकता हूँ, यानी वर्क डन भी कह सकता हूँ। एक डेफिनेशन स्टूडेंट हमने पढ़ी थी कि अगर किसी फंक्शन का कर्ल 0 के बराबर हो जाए तो वह फंक्शन इरोटेशनल हो जाता है। तो इरोटेशनल की डेफिनेशन यहाँ भी हम समझ लेते हैं। अगर f डॉट डी आर भी किसी का 0 के बराबर हो गया तो f डॉट डी आर 0 होने से भी हम कह सकते हैं कि वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल होगा। यानी इरोटेशनल हम समझ सकते हैं कि अगर f डॉट डी आर 0 हुआ, वहाँ पर हम कह रहे थे कि अगर कर्ल 0 हुआ तो फंक्शन रोटेशन में नहीं आएगा। यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि अगर फंक्शन इरोटेशनल है, यानी f डॉट डी आर अगर किसी भी कर्व के अलोंग 0 हो गया तो उसे हम कह सकते हैं कि ये इरोटेशनल फंक्शन है। तो अगर वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल होता है तो तभी हम उसे इस तरीके से कह सकते हैं। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने कहा एक इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए f डॉट डी आर अलोंग द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x, यानी सबसे पहले मैंने एक पैराबोला बना लिया है। पैराबोला मेरे पास हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू x। बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट आपको दिए हैं, उसने किसके बीच में इंटीग्रेशन चाहिए, उसने कहा है 0 0 और 1 1। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट मेरा 0 0 हो गया, ये पॉइंट मेरा a है और ये पॉइंट मेरा b है जिसे मैंने 1 1 कहा। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन चाहिए। और स्टूडेंट मेरे पास जो कर्व है वो या तो y स्क्वायर इक्वल्स टू मैं x कहूँ या x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कहूँ। तो बात तो एक ही है, यानी पूरे इंटीग्रेशन को मैं या तो पूरे को x में कन्वर्ट करूँ या पूरे को y में कन्वर्ट करूँ। अब हमें ये देखना है कि मुझे इंटीग्रेशन x में कन्वर्ट करना है या मुझे y में कन्वर्ट करना है। जैसे भी आप चाहें, आंसर दोनों से ही सेम आते हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट कि मुझे कैलकुलेट करना था f डॉट डी आर, तो मैंने f डॉट डी आर निकाला, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई हो जाएगा। अब चूंकि मेरे पास जो मैं इसको किसी एक वेरिएबल में रिड्यूस करना चाहता हूँ, तो या तो ये तरीका है कि y की जगह पे x की पावर 1/2 और dy की जगह पे 1/2 x की पावर माइनस 1/2 dx रखूँ, लेकिन पावर में रेशनल आ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इंटीग्रेशन करना। तो मेरे लिए आसान ये है कि मैं x की जगह पे वाई स्क्वायर रख दूँ। अगर x की जगह वाई स्क्वायर रखूँगा तो फिर dx की जगह भी 2y dy हो जाएगा। और चूंकि मैं पूरा इंटीग्रेशन y में कर रहा हूँ तो मुझे लिमिट्स भी y की ही लगानी पड़ेंगी, तो मेरी लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1। तो मैंने 0 to 1 लेकर के
और x की जगह पे वाई स्क्वायर रख के पूरे फंक्शन को y में कन्वर्ट कर लिया है, यानी मैं अपने अलोंग दी कर्व चला हूँ, तो तब मेरा इंटीग्रेशन 7/12 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और अच्छा एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट आपके सामने रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उसने कहा एफ डॉट डी आर कैलकुलेट करना है, एक वेक्टर फंक्शन दिया है और एक कर्व भी मुझे दिया है स्क्वायर की फॉर्म में, x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू a। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट क्या करना है कि ये जो स्क्वायर दिया है इस स्क्वायर को हम ट्रेस कर लेते हैं। तो ये जो मेरा स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर मेरा इस फॉर्म में बन जाएगा, ये मेरा स्क्वायर हो गया है। अब इस स्क्वायर को देखें तो ये पॉइंट मेरे पास 0 0 है, यानी इसको मैंने a कहा, इसको मैंने b कह दिया है, ये पॉइंट मेरे पास 0, a हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं देखूं तो मैंने c कहा, ये पॉइंट मेरा a हो जाएगा, और ये पॉइंट मैंने d कहा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, a हो जाएगा। स्टूडेंट गलती हुई है मुझसे, ये पॉइंट्स गलत लिखा गया, ये a, 0 होगा, a, 0। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब हमें कैसे कैसे इंटीग्रेशन करना है उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं अलोंग दी कर्व ए बी चलूँगा, यानी ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, पहले मैं बी तक जाऊँगा, फिर बी से लेकर मैं सी तक जाऊँगा, सी से लेकर डी तक जाऊँगा, और डी से फिर मैं ए तक आऊँगा, यानी मेरा ये कर्व क्लोज कर्व हो जाएगा। अब जब मेरा ये कर्व क्लोज कर्व है तो मैंने इंटीग्रेशन को क्लोज कर दिया है। अब मैं एक एक पाथ के लिए चलता हूँ। जो मेरा पहला पाथ है वो ए बी है। तो स्टूडेंट देखिए, जब 4 पाथ मेरे पास है तो मैंने 4 इक्वेशन बनाई। पहला इंटीग्रेशन ए बी पाथ के लिए होगा, दूसरा इंटीग्रेशन बी सी पाथ के लिए होगा, तीसरा इंटीग्रेशन सी डी पाथ के लिए होगा, और चौथा इंटीग्रेशन डी ए पाथ के लिए होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ अब, तो वो जो कैलकुलेशन है उनको सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं देखूँ तो x 0 है, और यहाँ पर मैं b पॉइंट पर देखूँ तो x a है, यानी x यहाँ 0 और यहाँ a पर तो 0 है x और b पर a है। इसका मतलब ये हुआ कि x वेरी कर रहा है 0 से लेकर a तक। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ कि y को a पॉइंट पर भी y 0 है और b पॉइंट पर भी y 0 है, इसका मतलब y में कोई चेंज नहीं हुआ, और चूंकि y में चेंज हुआ ही नहीं तो इसका मतलब dy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मैं अलोंग दी कर्व ए बी चलता हूँ तो ए बी अलोंग दी कर्व चलने से क्या हो रहा है, अलोंग दी कर्व ए बी। अगर मैं ए बी कर्व के अलोंग चलता हूँ तो ए बी कर्व के अलोंग कुछ कंडीशंस बन के आई। क्या क्या कंडीशन है कि x वेरी कर रहा है 0 से लेकर के a तक, डी वाई की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो जहाँ पर भी ए बी इंटीग्रेशन लिखा हुआ है मैं वहाँ पर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यानी मैंने पहले इंटीग्रेशन में यहाँ पर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैं b से c पे जा रहा हूँ, तो b से c पे देखें तो x यहाँ पर भी a है और x यहाँ पर भी a है, यानी x की वैल्यू a हो गई है। y को देखूँ तो y 0 से लेकर के a तक जा रहा है। सिंस x इक्वल्स टू a है तो इसका मतलब ये हुआ कि dx इक्वल्स टू 0, क्योंकि x इक्वल्स टू a है और a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए dx 0 हो गया। तो यानी अगर मैं अलोंग द कर्व BC चलता हूँ, अलोंग BC, अगर मैं BC के अलोंग चलता हूँ तो कुछ वैल्यू निकल के आई। वो क्या वैल्यू हैं वो मैंने आपके सामने लिखी हैं। इसके बाद मैं C से D तक जाता हूँ। C से D तक देखूँ तो यहाँ पर x a है, यहाँ पर x 0 है, यानी x 0 से a वेरी कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे, हम इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो a से 0 लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास c से हम d की तरफ जा रहे हैं। इसका ध्यान रहे आपको, c से चूंकि d की तरफ जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट a से 0 लगाएंगे। लेकिन y बराबर तो फिक्स है, दोनों पॉइंट पर a ही है, इसलिए dy बराबर 0 हो जाएगा। तो ये मैंने CD के अलोंग किया है। सिमिलरली अगर मैं DA के अलोंग देखूं तो वहाँ पर x 0 है, x 0 है तो dx भी 0 हो जाएगा, लेकिन जो y है वो 0 से a पे जा रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं d से a पर जा रहा हूँ, तो d से a पर जाते हुए
जो मेरी लिमिट्स हैं वो ए से 0 हो जाएंगी। यानी मैंने चारों कर्व के एलोंग, यानी कर्व के एलोंग अगर मैं चल रहा हूँ तो चारों कर्व के एलोंग मैंने 4 इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो पहला इंटीग्रेशन ये मेरा ए बी के एलोंग है, उसमें मैंने ए बी वाली वैल्यू पुट कर दी। ये मेरा बी सी के एलोंग है, उसमें मैंने बी सी की वैल्यू पुट कर दी। ये सी ए के एलोंग है, उसमें सी ए की वैल्यू पुट कर दी। और चूंकि एक्स भी 0 है और डी एक्स भी 0 है और दोनों में ही एक्स भी आया और डी एक्स में भी 0 आया, तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी ये डी ए के एलोंग है। तो मैंने सभी के एलोंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया है। तो जब मैंने उसका इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास a³/2 आ गया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। इस एग्जाम्पल को देखिए, मुझे फाइंड करना है f.dr किसी भी क्लोज कर्व के लिए, और कर्व मुझे दिया है y² = x एंड y²x। तो मैंने दोनों कर्व को ट्रेस किया और कर्व में मैं देख पा रहा हूं जो इंटरसेक्शन है वो 2 पॉइंट्स पे हो रहा है, एक ए पर और एक बी पर। यानी पहला कर्व ए बी पर जा रहा है, दूसरा कर्व बी से लेके ए पे आ रहा है। तो अगर इन दोनों कर्व के एलोंग ही मैं देखूं तो पहले ए बी के एलोंग देख लेता हूं। क्योंकि ए बी के लिए जो सॉल्व करना आसान है, मैं ये कह रहा हूं कि x की जगह पर y² रखिए। और चूंकि मैं y में चेंज कर रहा हूं तो y में चेंज है तो y 0 से 1 हो जाएगा। और ये जो dx है इसकी जगह पर 2y dy हो जाएगा। यानी ए बी के एलोंग मुझे ये वैल्यू सारी रखनी होगी। अब मैं अगर बी ए के एलोंग चल रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे क्या करना है, y की जगह x रख सकता हूँ। इसका मतलब dy = dx हो जाएगा। और चूंकि मैंने सारा इंटीग्रेशन x में चेंज किया है तो ये इंटीग्रेशन 0 to 1 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, पुट इन 1, अगर मैं इनको 1 में पुट कर देता हूँ तो ये जो क्लोज कर्व का इंटीग्रेशन है x² dx + y² dy, तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी के एलोंग x की जगह मुझे y² रखना है। तो यानी इंटीग्रेशन में y की लिमिट्स 0 to 1 हो जाएंगी। और चूंकि मैं पहले सब्स्टिट्यूशन में x की जगह y² रख रहा हूँ तो y की पावर 4 हो गया, इंटू ये 2y dy हो जाएगा और प्लस y² dy हो गया है। प्लस जो दूसरा इंटीग्रेशन है मेरा उसमें तो मैंने y = x रखा है, तो यानी ये जो इंटीग्रेशन है ये x² dx होगा और प्लस y की जगह x यानी x² और dy की जगह dx यानी dx हो जाएगा। और यहाँ पर x की लिमिट 0 to 1 है। आप दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा तो ये चूँकि ट्वाइस ऑफ x⁵ बनेगा और इसका इंटीग्रेशन x⁶/6 हो जाएगा 0 to 1 में, प्लस इसका इंटीग्रेशन y⁵3/3 हो जाएगा 0 to 1 में, प्लस इसका इंटीग्रेशन भी x⁵3/3 होगा 0 to 1 में, और इसका इंटीग्रेशन भी x⁵3/3 हो जाएगा 0 to 1 में। तो ये भी मेरा कैंसिल होगा तो 3 ही आएगा। तो यानी ये आएगा 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। तो यानी इस तरीके से स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट, एक गलती मुझसे हो गई है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो इंटीग्रेशन था चूँकि वो 1 से 0 पर आ रहा था, मैं ए से बी पे जा रहा था, तो मुझसे गलती हो गई है, लिमिट मैंने उल्टी लगा दी इसमें। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन को देखिए आप, उसमें जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो वो 1 से लेकर के 0 लगेगी, 1 से लेकर के 0। और अब जो इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ आएंगी उन इंटीग्रेशन पर तो वो भी माइनस में हो जाएंगी स्टूडेंट। यानी ये इंटीग्रेशन 1 से 0 और ये भी 1 से 0 हो जाएगा। यानी अब जो वैल्यू आने वाली हैं वो वैल्यू कुछ ऐसे आएंगी कि ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया -1/3 और -1/3। तो आंसर को अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये आंसर 0 आएगा। तो ये क्लोज कर्व में जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
स्टूडेंट मैंने एक और क्वेश्चन रखा है, इसमें अगर आप देखें तो चूंकि मुझे कैलकुलेट करना है ए डॉट डी आर, तो किसी भी क्लोज कर्व के लिए ए डॉट डी आर की डेफिनेशन हो जाएगी, यानी किसी भी क्लोज कर्व सी के लिए ए मेरा दिया हुआ है, तो 3x² + 6y इंटू डी एक्स माइनस 14yz dy और प्लस 20xz² dz। तो ये मेरा फंक्शन बन रहा है। अब स्टूडेंट चूंकि मेरा जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व को अगर मैं देखूं, गिवन है मुझे पहला पॉइंट्स मुझे 0 0 दिया है, 3 डायमेंशन में दे रहा है, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये मेरा z एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं फिगर को देखूं तो पॉइंट्स जो पहला है वो 0 0 0 है, दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट, तो कहीं पर मुझे ऐसे एक पॉइंट दिया है और जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 1 1 हैं, यानी ये पॉइंट्स मुझे दिए हैं। तो अगर ये पॉइंट्स मेरे पास ए है, ये पॉइंट्स मेरे पास बी है, तो इनसे जाने वाली एक लाइन मेरे पास बनेगी ए बी। तो ए बी के अलोंग मुझे इंटीग्रेशन करना है, बट हम तो जानते हैं वी हैव द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 0 टू 1 1 1, ये हो जाएगी x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो यानी जो मेरी लाइन की इक्वेशन है स्टूडेंट, वो लाइन की इक्वेशन हो गई है x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 1। अगर मैं इसे किसी t के बराबर लेट कर लूँ, मैंने केवल इसको माना है ऐसा, तो x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t एंड z इज द फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और dz अपॉन dt भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो f डॉट डी आर में जब मैं ये सारी वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो मेरा जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इंटीग्रेशन x t इक्वल्स टू 0 से 1, क्योंकि t भी बराबर ही दिया गया है x के, y के भी बराबर। यदि हम ये देख सकते हैं क्योंकि t बराबर x है या y है या z है, कहीं भी ले सकते हैं। इफ़ x अगर 0 है तो t भी 0 हो जाएगा और इफ़ x अगर 1 है तो t भी 1 हो जाएगा। यानी लिमिट्स जो आई मेरे पास वो आप y से भी निकाल सकते हैं, z से भी निकाल सकते हैं, तीनों से लिमिट्स हमेशा इक्वल ही आती हैं। तो वो मेरे पास 0 to 1 हो गई हैं। तो 0 to 1 t हो गया। अब फंक्शन में रख देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 3t² + 6t इंटू डी टी माइनस 14t इंटू टी और डी टी प्लस 20t इंटू टी स्क्वायर एंड डी टी। तो इस तरीके से मेरे पास ये इंटीग्रेशन बन गया है। तो अगर हम पूरे इंटीग्रेशन को देखेंगे स्टूडेंट, तो ये मेरे पास 0 to 1 में है ये भी, और ये इंटीग्रेशन भी 0 to 1 में है। तो यानी यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है t = 0 to 1 टी स्क्वायर, और ये भी 14t² हो जाएगा, ये भी t स्क्वायर और ये भी 14t² हुआ। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के 11t² प्लस 6t और प्लस 20t³ और dt। इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के 11 t³ प्लस 6 t² और प्लस 20 t⁴/4। लिमिट्स लगाएंगे 0 to 1 और 0 to 1 लगा के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट
हम लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल रखा है मैंने स्टूडेंट, उसमें आप देखिए, आपको एफ डॉट डी आर क्लोज कर्व के लिए पता करना है। तो जो कर्व दिया है वो मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा किसी भी क्लोज कर्व के लिए, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई डी वाई, जेड स्क्वायर डी जेड, ये मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब मैं अगर कर्व को देखूं तो मुझे जो कर्व दिया है वो भी 3 डायमेंशन में दिया है। तो 3 डायमेंशन में कर्व क्या है, एक्स वाई एंड जेड। पहला पॉइंट 0 0 0 दिया है, 0 0 0। दूसरा जो पॉइंट है वो 1 0 0 है, यानी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा इंटीग्रेशन हो रहा है ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। अब एक पॉइंट और भी दिया है 0 1 0, यानी 0 1 0 यहाँ पे कहीं होगा, यानी यहाँ पर होगा 0 1 0, यानी ये पॉइंट है वो। तो इसको मैंने इस तरीके से मिला दिया है। एक मेरे पास ये हो गया है सी पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये 0 1 और 0 हो गया है। तो मुझे ए से बी तक जाना होगा, फिर बी से सी पे जाना होगा और फिर सी से ए पे आना होगा। तो ये मेरा इंटीग्रेशन बन रहा है। लेकिन इस इंटीग्रेशन में मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जेड 0 है। अगर जेड 0 है तो इसका मतलब डी जेड भी 0 ही होगा। यानी यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये बनी है स्टूडेंट कि जो भी मेरा क्लोज कर्व है उसके लिए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया है और प्लस वाई डी वाई हो गई है। क्योंकि जेड और डी जेड 0 हैं तो पहला पार्ट मैंने ये रख दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब जो मेरा इंटीग्रेशन होगा किसी भी कर्व के लिए, पहला इंटीग्रेशन ए बी के अलोंग होगा, तो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो बी सी के अलोंग होगा और वहाँ पर भी हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई डी वाई, प्लस दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा वो बी सी के अलोंग होगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और प्लस तीसरा जो इंटीग्रेशन होगा वो सी ए के अलोंग होगा, उसमें भी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स होगा प्लस वाई डी वाई होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हम एक एक कर्व के अलोंग चलते हैं। जब मैं अलोंग दी कर्व चलूँगा ए बी के, तो ए बी के अलोंग मेरी कंडीशंस क्या बन रही हैं उनको आप ध्यान से देखिए। तो वो कंडीशंस ये हैं कि जेड तो 0 ही है, एक्स में चेंज हो रहा है, यानी एक्स 0 to 1 हो गया, बट y इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब डी वाई भी 0 हो जाएगा। तो जो ए बी के अलोंग चलना है तो मैं पहला इंटीग्रेशन चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ और फिर इक्वेशन नंबर 1 में जाके उसको रख दूंगा। तो पहला इंटीग्रेशन मेरा 0 to 1 हो गया, वहाँ पर y 0 है, y 0 होने से दोनों में y है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस दूसरा जो इंटीग्रेशन है, अच्छा ये 0 हो गया स्टूडेंट, तो ये इंटीग्रेशन मुझे निकालना था, तो ये इंटीग्रेशन मेरा 0 हो गया है। अब जब मैं अलोंग दी कर्व चलूँगा अलोंग बी सी, तो जब मैं बी सी के लिए चलूँगा तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये मेरी लाइन बनेगी, यानी यहाँ पर 0 है, ये भी 1 0 है और यहाँ पर 0 1 है, यानी 1 0 2 0 1, ये मेरा कर्व है। तो इस कर्व को तो मैं देख सकता हूँ y माइनस वाई 1 यानी 0 इक्वल्स टू y2 माइनस वाई 1 यानी 1 हो गया, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 1 हो गया, और इंटू x माइनस x1, x1 इज 1 हो गया, यानी y इक्वल्स टू माइनस के x और प्लस के 1, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 आ गया है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स हो गया, तो डी वाई इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स हो जाएगा। तो यानी मैंने अगर x में चेंज किया अलोंग बी सी मैंने देखा कि y की जगह पे मुझे 1 माइनस एक्स रखना पड़ेगा, जहाँ पर डी वाई है उसकी जगह पे माइनस डी एक्स रखना पड़ेगा। और चूंकि मैंने पूरा कन्वर्जन x के लिए किया तो x वहाँ 0 से, x वहाँ पर देखे तो 1 से लेके 0 है, यानी x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 है, बट लेना मुझे इंटीग्रेशन में 1 से 0 पड़ेगा। तो दूसरा जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से चलेगा कि दूसरा इंटीग्रेशन
मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से लेके 0, y की जगह पे मैं 1 माइनस एक्स रखूँगा, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है 1 माइनस वाई, वाई यानी कि x इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा dx, और y की जगह फिर से हो जाएगा 1 माइनस एक्स और इंटू माइनस के dx। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लाएंगे। सिमिलरली तीसरा जो इंटीग्रेशन है हमारा अलोंग कर्व CA है, तो CA के अलोंग अगर देखें तो यहाँ पर x 0 है, x यहाँ पर 0 है, तो dx भी 0 हो जाएगा। लेकिन y में चेंजेज आ रहे हैं, वो 0 से 1 दे रहा है, बट मैं C से A पे जा रहा हूँ तो लिमिट फिर से 1 to 0 ही लगाऊंगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट तीसरा जो इंटीग्रेशन मेरा आने वाला है, इस इंटीग्रेशन में भी मैं जो लिमिट रखूँगा वो भी 1 से 0 ही लगाऊंगा। x की जगह 0 है तो पहला पार्ट तो पूरा ही 0 हो गया, बस ये केवल बचेगा y dy, तो यहाँ पर y dy हो जाएगा। तो इसको भी मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तीनों को अलग अलग करके ऐड करूँगा तो टोटल मुझे इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है अभी अलोंग द कर्व इंटीग्रेशन करना, तो इस तरीके से हम अलोंग द कर्व चल के अपने इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।